Hello and welcome friends. Welcome to the first class of English Basics course. तो इस कोर्स में जैसे हमने डिस्कस किया है देर विल बी 30 क्लासेस टू इन टोटल. सो वो 30 क्लासेस जो होंगी वो काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग कवर करने वाले हैं. इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ही होंगे लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हर एस्पेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे ये जो आपका बेसिक्स कोर्स है दिस विल हेल्प यू लर्न न्यू वोकेबलरी एंड न्यू ग्रामर रूल्स. तो आज हमारी फर्स्ट वाली क्लास होगी. फर्स्ट क्लास में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा कि ग्रामर क्या होता है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्या उनकी फंक्शनैलिटी होती है, क्या उनके रूल्स होते हैं और उनका इंग्लिश में कैसे यूज़ किया जाता है. तो आज की क्लास जो है वो ग्रामर का हम ओवरव्यू के लिए यूज़ करने वाले हैं. आगे चल के जो क्लासेस होंगी उसका कैलेंडर वैसे मैंने आपको शेयर किया हुआ ही है. तो नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत सारे वेरिएशंस इंग्लिश में है. वो सारे वेरिएशंस हम लोग एक बार बेसिक्स कोर्स में सारे कवर करेंगे. तो अगर ये कोर्स आप थॉरोली कर लेते हैं तो एटलीस्ट इंग्लिश के ग्रामर के आपके जो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. इसके बाद आएगा आपका एडवांस्ड कोर्स जिसमें हम लोग और कॉम्प्लिकेटेड तरीके के सेंटेंसेस, कॉम्प्लिकेटेड टेंस के यूजेज समझेंगे और बहुत सारे अलग अलग तरीके से इंग्लिश जैसे लिखी जाती है उनमें जाएंगे. लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसिक क्लियर हो. आप बेसिक्स में ही अगर अटक जाएंगे, तो आगे तो बोलना लिखना वो बहुत मुश्किल वैसे भी होने वाला है. ठीक है, तो 30 क्लासेस के लिए बने रहें. और अगर कोई चीज़ आपको आती है इसमें से तो आप स्किप कर सकते हैं वो वाला पार्ट ऑफ कोर्स. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक चीज़ पढ़नी है. दूसरा, जैसे मैंने वीडियो में शेयर किया था आपके साथ, एक वीडियो शेयर करिए जो ग्रुप में, कि इस पूरे कोर्स के लिए आप एक अलग से नोटबुक बना लीजिए जो कि खाली इंग्लिश के लिए रहेगी. तो एक साइड पे आप इंग्लिश के रूल्स नोट कर सकते हैं, ग्रामर के रूल्स, और बुक के दूसरी साइड आप न्यू वोकेबलरी नोट कर सकते हैं. तो आपकी एक कंसोलिडेटेड सिंगल बुक बन जाएगी इंग्लिश के लिए. कभी भी आप रेफ़र कर सकते हैं, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, कहीं और हैं, बट वो नोटबुक अगर आपके पास है तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं उसके थ्रू. चलिए ठीक है, मैंने आपको एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन दे दिया है. तो वेलकम टू द इंग्लिश बेसिक्स कोर्स. आई होप 2 महीने बाद आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी अभी आप जिस लेवल पे हो उससे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द क्लास नंबर 1. फर्स्ट क्लास, जैसे मैंने बोला, इट इज़ गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी क्लास. तो पहले हम बात करेंगे कि ग्रामर क्या होता है. व्हाट इज़ ग्रामर? तो ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. तो हर लैंग्वेज में ग्रामर होती है. हिंदी में भी होती है, पंजाबी में भी होती है, तमिल में होती है, मराठी में होती है. कोई सी भी आप वर्ल्ड में लैंग्वेज उठा लेंगे उसमें ग्रामर होती है और हर ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं. ऐसे ही इंग्लिश में भी होते हैं. तो ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में और बोलने में वो आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं. अब वर्ड्स कैसे साथ में लिखे जाएंगे ये ग्रामर बताता है और हमारे को इजीली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है ग्रामर. अब बेसिकली अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, आई होप ये तो आपको क्लियर होगा कि दो तरीके के होते हैं अल्फ़ाबेट्स, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स होते हैं A E I O U, 5 वॉवल्स हैं. हिंदी में जिनको, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो जिनको हम स्वर बोलते हैं वो होते हैं इंग्लिश में वॉवल्स. और कॉन्सोनेंट्स जो बाकी लेटर्स हो गए जो बच गए जिनको हिंदी में हम बोलते हैं व्यंजन. तो स्वर और व्यंजन ऐसे इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स. अब सेंटेंस. सेंटेंस सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी इंग्लिश के लिखने बोलने में. सेंटेंस क्या है? वर्ड से बना होता है. अगर और डिटेल में जाएंगे हम आगे वाली क्लास में देखेंगे कि सेंटेंस क्लॉजेस से बना होता है. तो क्लॉजेस एक और टाइप ऑफ चीज़ होती है, वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा कि क्लॉजेस क्या होते हैं. सेंटेंस क्या है? एक पूरा थॉट बताएगा, एक पूरी बात आपको समझ आ जाएगी इंग्लिश में, वो एक सेंटेंस होगा. अगर कुछ वर्ड ऐसे लिखे हैं जहाँ से आपको पूरी बात समझ में नहीं आ रही है तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं माना जाएगा. अब सेंटेंस जो है वो शुरू होता है जनरली कैपिटल लेटर से, ख़त्म होता है फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन पॉइंट से. अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेन, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. हर वर्ड इंग्लिश का जो होता है वो
किसी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। हर इंग्लिश का वर्ड या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन। तो टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में पूरे टोटल। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, हर एक का अपना अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है और अलग अलग रूल्स होते हैं कि उनको आपको कैसे यूज़ करना है एक सेंटेंस के अंदर। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच पे हम आते हैं जो कि है नाउन। हिंदी में अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो हिंदी में नाउन को बोलते हैं संज्ञा। तो संज्ञा इंग्लिश में होता है नाउन। नाउन कोई कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आसपास दिख रही है, कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है या कोई थॉट है, कोई आइडिया है, ऐसी कोई भी चीज़ जो वर्ल्ड में होगी वो हमेशा नाउन मानी जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माई मदर इज़ अ ग्रेट कुक। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो नाउन क्या है यहाँ पे? मदर। जैसे मैंने बताया पर्सन, ठीक है, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स या आइडियाज़, ये 4 चीज़ें मेनली आपकी नाउन्स में आती हैं। तो मदर नाउन हो गया। द फार्मर वर्कड इन द फील्ड्स। जो फार्मर था, जो किसान था, वो खेतों में काम कर रहे थे। तो फार्मर क्या है? एक पर्सन है, एक इंसान है। तो फार्मर नाउन हो गया। दी ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। जो ताजमहल है वो बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क है। तो ताजमहल क्या है? एक जगह है, एक चीज़ है, एक बिल्डिंग है, इसलिए ये भी नाउन हो गया। वी विजिटेड द टेम्पल यस्टरडे। अब इसमें टेम्पल जो है वो एक जगह है, एक लोकेशन है, एक बिल्डिंग है, इसलिए टेम्पल भी एक नाउन हो गया इंग्लिश में। द मार्केट वॉज वेरी क्राउडेड। बाज़ार में बहुत भीड़ थी। तो बाज़ार क्या है? एक जगह है, इसलिए जो मार्केट है वो यहाँ पे नाउन हो गया। शी वोर अ ब्यूटीफुल साड़ी। उसने बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी। तो साड़ी क्या है? एक चीज़ है, एक थिंग है, तो इसलिए साड़ी यहाँ पे नाउन हो गया। ही ड्रैंक अ कप ऑफ चाय। तो अब यहाँ पे क्या है? चाय, उसने एक कप ऑफ चाय पिया। तो चाय जो है वो एक चीज़ है, इवन कप भी एक चीज़ है यहाँ पे। तो कप और चाय दोनों यहाँ पे नाउन हो गए क्योंकि दोनों ही कोई चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको इन एग्जाम्पल से मैंने बताया कि नाउन्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अब हम आते हैं कि नाउन्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो नाउन के 1, 2, 3, 4, 5 टाइप्स होते हैं नाउन्स के। नाउन की अलग अलग कैटेगरी, मतलब इन सबको आप एक ग्रुप में डाल सकते हो। जैसे कि पहला है कॉमन नाउन, जिनको हिंदी में बोलते हैं सामान्य। तो कोई ऐसी चीज़ जिसका नाम नहीं है, जो कोई एक नॉर्मल चीज़ है बस, जैसे कि बुक हो गया, सिटी हो गई, मतलब एक जनरल चीज़ है, कोई शहर है या किताब है जिसका कोई नाम नहीं है, तो वो इंग्लिश में आते हैं कॉमन नाउन में। अब अगर उसी चीज़ का नाम होगा तो इंग्लिश में वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम। जैसे लोगों का नाम हो गया, जॉन हो गया, सिटी का नाम हो गया, पेरिस हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आप जिस शहर में रह रहे हैं वो जगह हो गई। तो जहाँ पर भी नाम दिया जाता है किसी का, वो इंग्लिश में कहलाएगा प्रॉपर नाउन। अब आप लोग अगर हिंदी से आ रहे हो तो व्यक्तित्ववाचक संज्ञाएं ये होती है हिंदी में और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। फिर आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन खाली उस चीज़ को बोला जाएगा, ऐसी चीज़ें जो आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उठा सकते हो। ठीक है, टेंजेबल थिंग, जैसे कि टेबल हो गया, फ्लावर हो गई, कोई भी चीज़ जो आप पकड़ सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो आती हैं कॉन्क्रीट नाउन्स में। फिर होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी चीज़ें जो आप नहीं पकड़ सकते हो, जो आप टच नहीं कर सकते हो, उठा नहीं सकते हो। जैसे कि आइडियाज़, अब आपके मन में कोई आइडिया है तो उसको आप पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते, है ना। जैसे कि लव, फ्रीडम, ये सिर्फ सोचने की चीज़ें हैं, इसलिए ये आती हैं हमारी
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंडर। फिर एक आता है कलेक्टिव नाउन। अगर एक टाइप का चीज़ है और उसके बहुत सारे हैं तो इंग्लिश में उनका एक ग्रुप, एक झुंड, समूह बना दिया जाता है। हिंदी में जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूह जो होता है, ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे अगर एक बहुत सारे लोग हैं जो एक मैच खेल रहे हैं, जो कुछ गेम खेल रहे हैं, तो उन लोगों को ग्रुप में बना के हम बोल देते हैं टीम। अगर घर पे बहुत सारे लोग होते हैं उनको हम बोल देते हैं फैमिली। ठीक है। ऐसे एनिमल्स के भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। बहुत सारी काऊ होती हैं तो उनका एक ग्रुप को का कोई नाम होता है। बहुत सारी बर्ड्स होती हैं तो उनका भी नाम होता है। तो कलेक्टिव नाउन का क्या करूँगा, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें जितने टाइप के कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारे होंगे वो आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने नाउन्स देख लिया है। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। हिंदी में जिसको बोलते हैं सर्वनाम। अगर आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो तो अब इसका मैं जैसे हिंदी में बोलूँ कि उसका नाम रवि है, वो कल स्कूल जाएगा, तब मैंने पहले बताया कि उसका नाम रवि है। मैंने एक इंसान के बारे में आपको बता दिया। फिर मैंने सेंटेंस बोला कि वो कल स्कूल जाएगा। तो वो जो है वो रवि के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने उसका नाम नहीं यूज़ करा। मैंने ये नहीं बोला कि वो रवि है या फिर उसका नाम रवि है और रवि कल स्कूल जाएगा। मैंने बोला वो कल स्कूल जाएगा। तो जो वो वर्ड है वो हिंदी में सर्वनाम होता है। ऐसे इंग्लिश में अगर आप किसी के नाम की जगह दूसरा वर्ड यूज़ करोगे उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोनाउंस। ठीक है। तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स। किसी चीज़ की जगह, किसी पर्सन की जगह अगर आप उसके नाम की जगह कोई दूसरा एक वर्ड लगाते हो वो बनता है प्रोनाउन। तो इंग्लिश में कुछ सेट टाइप के प्रोनाउंस होते हैं। लड़के लड़की के लिए अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस की तरह यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, शी इज़ गोइंग टू द टेम्पल। शी जो है प्रोनाउन होता है, लड़की के लिए, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। ही प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग। ही क्या है, ही फिर से प्रोनाउन है क्योंकि किसी लड़के के लिए लिखा गया है कि ही प्लेज क्रिकेट। कोई लड़का रोज शाम को क्रिकेट खेलता है। अब आप इसकी जगह नाम भी लगा सकते हो कि रवि प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग। ठीक है, या राकेश प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग। तो वह अपने नाम लिखने की जगह आपने बोला ही, कि वो रोज शाम को क्रिकेट खेलता है। फिर नेक्स्ट आता है दे आर सेलिब्रेटिंग दिवाली। दे क्या है, बहुत सारे लोग जब होते हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दे। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना कि वो लोग दिवाली मना रहे हैं, तो वो लोग मतलब वो काफ़ी सारे लोग हैं जो दिवाली मना रहे हैं। तो इंग्लिश में उसके लिए यूज़ होता है दे, जब आप उन वो लोगों के लिए बोलोगे। फिर दिस साड़ी इज़ हर्स, मतलब ये साड़ी उस लड़की की है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये साड़ी उसकी है। हिंदी में जैसे मैंने बोला ये साड़ी उसकी है, तो उसकी मतलब मैं किसी इंसान, किसी पर्सन की बात कर बता रहा हूँ वहाँ पे। तो हर्स जो है वो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। दैट बाइसिकल इज़ हिज। ये साइकिल उस लड़के की है, उसकी है। तो हिंदी में जैसे उसकी सर्वनाम होता है, ऐसे यहाँ पे हिज जो है वो प्रोनाउन का काम करेगा। माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। मेरी मम्मी ने मुझे एक कहानी सुनाई। तो मदर तो यहाँ पे नाउन हो गया, जनरल है, लेकिन मी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। माई मदर टोल्ड अविरल अ स्टोरी। अगर मैं पर्सन का नाम भी लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं लिखा। अपने नाम की जगह मैंने यूज़ किया मी। मेरी मम्मी ने मुझे, तो मुझे जैसे हिंदी में प्रोनाउन सर्वनाम का काम कर रहा है, ऐसी मी यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। वी गेव देम स्वीट्स। अब इस सेंटेंस में दो प्रोनाउंस है, वी भी प्रोनाउन है और देम भी प्रोनाउन है। वी होता है हिंदी में जैसे होता है हम लोगों ने उन लोगों को मिठाई दिया। तो हम लोग मतलब हम बहुत सारे लोग हैं। तो हम जैसे हिंदी में सर्वनाम होता है, ऐसी हम की जगह इंग्लिश में आता है वी, उन लोगों को। तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा लोग जब होते हैं, मोर देन वन जब होता है, तो इंग्लिश में हम उन लोगों के लिए लिखते हैं, उन लोगों के लिए हम लिखते हैं देम। तो वी गेव देम स्वीट्स।
तो वी भी प्रोनाउन है और देम भी प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमने देख लिया है। अगली स्लाइड में मैं पूरी टेबल बनाई है मैंने प्रोनाउंस की, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उस टेबल को देख के अपनी नोटबुक में पूरी टेबल बना सकते हैं। तो अब प्रोनाउन के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे हमने नाउन्स के देखे थे। प्रोनाउन में क्या होता है, पर्सनल हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब हो सकता है आप लोगों को ये सारे पता हों, या फिर हो सकता है आप में से कुछ के लिए ये बिल्कुल ही नई चीज़ हो। ठीक है, मैं एक एक करके बता देता हूँ। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जो लोगों को रेफर करता है, जैसे आई, यू, ही। ठीक है, अगली स्लाइड में इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो लोगों को रेफर करेगा वो होता है पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट करना कि ये वाला पेन, ये वाला पंखा, ये वाली लाइट। तो जब हम ऐसा पॉइंट करते हैं ना कि ये किताब तुम्हारी है, ये वाली गाड़ी मेरी है, जब ऐसे पॉइंट करके बोलेंगे तो इंग्लिश में उनके वर्ड्स होते हैं दिस और दैट। तो दिस पेन इज माइन, दिस फोन इज माइन, दिस टेबल इज योर्स। ठीक है, तो दिस और दैट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेट एक इंग्लिश में वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पूछना। ठीक है, इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछना, तो इंटेरोगेटिव का भी मतलब होता है पूछना। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस कि हु मतलब हिंदी में होता है कौन, जैसे हम बोलते हैं ना कि कौन है दरवाजे पे, तो हु इज एट द डोर। दूसरा है विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। ठीक है, तो हु, विच, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हिंदी में। फिर होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। अब ये हो सकता है आपके लिए एकदम नई चीज़ हो, कंफ्यूजिंग हो, तो हु विच और दैट होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। इनको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जो प्रोनाउंस की क्लास लेंगे ना, मैं उसमें और डिटेल में बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर एक अलग से वीडियो है, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। फिर है इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या है, हर एक में हमें पता है कि किसकी बात हो रही है। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वो लड़का, लेकिन हम कभी कभी हिंदी में भी बोलते हैं, हमें नहीं पता कि कौन है। जैसे समबडी मतलब जैसे हिंदी में कोई, कि कोई आया है दरवाजे पे। अब हमें नहीं पता कि कौन आया है, लड़का है, लड़की है, कोई पर्सन, कोई जान पहचान वाला है, तो हम बोल रहे हैं कोई तो आया है दरवाजे पे, तो इंग्लिश में वो होता है समबडी। फिर इंग्लिश में एक वर्ड होता है एवरीवन। एवरीवन मतलब सब लोग, तो एवरीवन इज गोइंग फॉर द पिकनिक, मतलब सब लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो ये इनडेफिनिट इसलिए कहलाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, और उन लोगों के बारे में नहीं पता कि वो लड़का है, लड़की है, या हमें किसी का नाम जब नहीं पता होता तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। हिंदी में जिनको बोलते हैं अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित मतलब आपको जहाँ पे क्लियर चीज़ नहीं पता होती है, वो हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये वो टेबल है प्रोनाउंस की। अब इस टेबल को आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर नोटबुक में आप अपना नोट्स बना लीजिए, एक पूरी टेबल बना लीजिए। अब इसमें मैं सारे आपको बताऊंगा एकदम से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं मेन पहले बता देता हूँ। हमें फोकस करना है पहले इस वाली लाइन पे, सब्जेक्ट पे, और एक एक करके हमें देखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में जो होता है वो होता है मैं। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है जैसे बोलते हैं हम तुम। थर्ड पर्सन होता है वो। ठीक है, वो या हम प्लूरल में। तो फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर मतलब मुझे अगर अपनी बात बोलनी है तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा, मैं बोलूँगा प्रोनाउन में आए। ठीक है, दूसरे अगर तुम्हारी बात मैं करूँगा तुम, तो मैं बोलूँगा यू। फिर सिंगुलर में अगर मैस्कुलिन, अगर लड़के की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा ही। लड़की की बात होगी तो शी। अगर मुझे नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है,
मान लीजिए किसी जानवर की बात हो रही है और हमें नहीं पता कि वो लड़का लड़की है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इट। अगर हम, जैसे मैंने बोला, हम अपनी बात करेंगे फर्स्ट पर्सन लेकिन प्लूरल, कि हम लोग की बात हो रही है, तो हम यूज़ करेंगे वी। थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब वो लोग, बहुत ज़्यादा लोग अगर हैं, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे दे। तो अभी के लिए आप पहले ये देख लीजिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। जब मेन हमारी बात हो रही होगी तो हम ये सब यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट होता है जब हमारे ऊपर कोई काम हो रहा होता है, हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मी, अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ उसने मुझे किताब दी, ठीक है। अब दो अलग तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। तो एक है कि मैंने उसको किताब दी, तो हिंदी में भी देखिए आप दो अलग वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। मैंने उसको किताब दी, तो मैंने बोला मैंने, मतलब यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है उसने मुझे किताब दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने काम नहीं किया है, मुझे, मेरे पे काम हुआ है, तो वर्ड भी बदल गया, यहाँ पे आया मुझे। तो मैंने और मुझे जैसे अलग अलग होता है, ऐसे इंग्लिश में भी आई और मी होता है। तो जब मैं कुछ काम कर रहा हूँगा तो मैं बोलूँगा आई। जैसे आई गेव हिम द बुक, मतलब मैंने उसको बुक दिया। फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ही गेव द बुक टू मी, मतलब उसने मुझे बुक दी, तो वहाँ पे जब मैं अपनी बात करूँगा तो मैं बोलूँगा मी। तो आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे या मेरे को, जैसे हिंदी में होता है, ठीक है। ऐसे ही बाकी ये सारे भी उसी हिसाब से लिखे जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, इनके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे जब हम एडजेक्टिव और प्रोनाउंस की क्लास करेंगे, क्योंकि अभी आप फिर कंफ्यूज होने लग जाएंगे। हो सकता है आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता भी हो ये, लेकिन जिनको नहीं पता है ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर मैं इन सब के एग्जांपल्स यहीं पे दे दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव्स, हिंदी में जिनको बोलते हैं विशेषण। अब विशेषण या एडजेक्टिव क्या होता है कि हमने नाउन की बात तो कर ली, हमने बोल दिया द कार। अब हम उस कार के बारे में बता रहे हैं, द कार इज़ स्मॉल, द कार इज़ रेड, ठीक है। तो जब हम उसके बारे में बताने वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो वर्ड्स इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो किसी भी नाउन के बारे में जब आप बताएंगे कोई भी बात, वो वाले वर्ड्स इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। द स्पाइसी बिरयानी वॉज डिलीशियस, मतलब जो बिरयानी बहुत टेस्टी थी, लेकिन वो कैसी थी, वो स्पाइसी थी, बहुत तीखी थी, बहुत मिर्च थी उसमें। तो बिरयानी के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, स्पाइसी, ठीक है। तो बिरयानी हमारा है यहाँ पे नाउन, क्योंकि वो एक चीज़ है, लेकिन वो कैसी चीज़ है, स्पाइसी है, इसलिए स्पाइसी बन जाता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी प्रिपेयर्ड अ स्वीट गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन क्या है, खाने की चीज़ है, यहाँ पे नाउन है। अब वो गुलाब जामुन लेकिन कैसा है, स्वीट है, मीठा है, तो गुलाब जामुन के बारे में ये चीज़ बता रहा है, तो स्वीट बन जाता है हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव। शी वोर अ ब्यूटीफुल सिल्क साड़ी, उसने बहुत ही सुंदर सी सिल्क साड़ी पहनी है। तो साड़ी जो है वो यहाँ पे आपका नाउन है, क्योंकि साड़ी एक चीज़ होती है। उसके बारे में अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं वैसे जो साड़ी के बारे में बता रहे हैं। एक है कि वो साड़ी ब्यूटीफुल थी, दूसरा ये भी है कि वो साड़ी सिल्क की थी, ठीक है। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही इस नाउन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ही हैड अ स्टाइलिश कुर्ता, उसका कुर्ता जो था बहुत स्टाइलिश था। कुर्ता क्या है, चीज़ है, इसलिए कुर्ता यहाँ पे नाउन है। अब इस नाउन के बारे में क्या बता रहे हैं कि वो कैसा कुर्ता था, स्टाइलिश था, तो स्टाइलिश जो है वो एडजेक्टिव हो गया हमारा। द एंशियंट टेम्पल वॉज ब्रेथ टेकिंग, जो पुराना मंदिर था बहुत ही खूबसूरत था। तो मंदिर या टेम्पल जो है वो नाउन है, क्योंकि वो एक जगह है, एक बिल्डिंग है, एक चीज़ है। अब इस नाउन के बारे में, टेम्पल के बारे में क्या बता रहे हैं, एंशियंट, कि वो पुराना बहुत टेम्पल था। तो एंशियंट जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया। इट वॉज अ ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन, ठीक है। अब इसमें पहले आपको देखना है नाउन क्या है। नाउन क्या है यहाँ पे, वेडिंग।
वेडिंग नाउन क्यों है? क्योंकि वो एक चीज़ है, एक इवेंट है, एक फंक्शन है, कुछ हो रहा है ना, तो वेडिंग नाउन है। अब वो वेडिंग सेलिब्रेशन कैसा था, मतलब कैसा था? बहुत अच्छा था, ग्रैंड मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं लैविश था, बहुत फैला हुआ था, बहुत अच्छे से किया गया था। तो ग्रैंड जो है हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि वो इस नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एडजेक्टिव के आपको एग्जांपल्स दे दिए। अब एडजेक्टिव्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव और इंटेरोगेटिव। अब इसमें से कुछ कुछ हमने प्रोनाउन में भी देखे थे। इंटेरोगेटिव देखा था, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव देखा था और डिस्क्रिप्टिव भी देखा था, है ना। तब डिस्क्रिप्टिव सबसे सिंपल होता है, डिस्क्रिप्टिव सबसे बेसिक एडजेक्टिव होता है। सबसे बेसिक एडजेक्टिव होता है जो क्वालिटी बताता है, जैसे बिग, रेड, स्मॉल, लार्ज। ठीक है, कोई भी क्वालिटी जो बताने वाला वर्ड होता है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बता रहे कि कितने हैं वो, कोई नाउन कितना है, कोई चीज़ कितनी है वो, जैसे कि सम, मैनी। सम मतलब थोड़े से, मैनी मतलब बहुत। तो इनको और डिटेल में हम करेंगे, एडजेक्टिव्स की एक पूरी क्लास ही है अलग से इस कोर्स में, उसमें हम हर एक को और डिटेल में समझने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि दिस या दैट। अब देखिए, प्रोनाउन में भी दिस और दैट आता है, एडजेक्टिव में भी आता है। यहाँ पे आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप समझ पाएंगे कि क्या ये एडजेक्टिव की तरह दिस लिखा है या प्रोनाउन की तरह दिस लिखा है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा उस पर सोचने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव भी आता है। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव मतलब पोजेस करना, मतलब कोई चीज़ आपकी होनी या किसी और का होना। तो माय या योर, जैसे माय वॉच इज़ स्मॉल, मतलब मेरी घड़ी छोटी है। तो कोई चीज़ जो बताता है कि ये मेरी है, तुम्हारी है, किसी की चीज़ की ओनरशिप बताता है, वो बन जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। और फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मैंने बताया था लास्ट टाइम, लास्ट स्लाइड में भी, कि क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तब, जैसे कि विच या हुज। अब अगेन इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विच या हुज जो है वो प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है या एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको विद प्रैक्टिस ही क्लियर होगी ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी में जिसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम करना, कोई भी एक्टिविटी करना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्ब। तो कोई भी जो एक्टिविटी होती है, जो कोई भी आप काम करते हैं, जैसे पढ़ना, सोना, खाना, चलना, भागना, तैरना, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी जो होती है वो सारे वर्ब्स के अंदर आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब एग्जांपल, माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो कुक करना मतलब एक एक्टिविटी है, खाना बनाने की एक्टिविटी है वो, इसलिए कुक जो है वो वर्ब हो गया। वी प्रे एट द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ठीक है, हम लोग रोज़ मंदिर जाते हैं सुबह प्रे करने के लिए। तो प्रे करना भी एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है, एक काम है, इसलिए प्रे करना वर्ब हो गया। द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द पार्क, जो जो बच्चे हैं वो पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। तो खेलना भी एक काम हो गया, एक एक्शन हो गया, है ना, एक एक्टिविटी हो गई। तो प्ले करना भी वर्ब हो गया। माई ग्रैंड फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, मतलब मेरे दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पढ़ना भी एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, एक काम है। तो रीड, रीड करना मतलब पढ़ना, तो ये भी वर्ब हो गया। वी लाइट दियाज ड्यूरिंग दिवाली, हम दिवाली पे दिए जलाते हैं। तो दिया जलाना, तो दिया जलाना वो भी एक एक्टिविटी हो गई, एक काम हो गया, इसलिए लाइट करना भी एक वर्ब होता है। दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ड्यूरिंग ईद, ईद के टाइम वो लोग मिठाई बांटते हैं लोगों में। तो मिठाई बांटना, बांटना भी तो बांटना भी एक एक्टिविटी हो गई, एक काम करने वाली चीज़ हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूट वर्ब हो गया।
पीपल डांस ड्यूरिंग होली। होली पे लोग बहुत नाचते हैं, तो नाचना भी एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, इसलिए डांस भी एक वर्ब बन जाता है। तो कोई भी काम करने वाली जो चीज़ होती है वो इंग्लिश में वर्ब बन जाती है। तो वर्ब के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वर्ब्स के? एक्शन वर्ब, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, मोडल। अब ये जो वर्ब के टाइप्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इनका इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इन वर्ब्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास में तो ऑब्वियसली मैं एक बेसिक बताऊंगा, लेकिन वर्ब्स के जो क्लास होने वाली है कोर्स में, उसमें हम इनमें से हर एक में से बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। तो वर्ब्स की क्लास आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल एक्शन बता रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है, जैसे कि रनिंग, थिंकिंग, ठीक है, कोई भी जो एक्टिविटी हो रही है उसको बोलेंगे एक्शन वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो हम अगले क्लास में ही पढ़ने वाले हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स के एग्जांपल होते हैं इज, सीम्स, और भी एग्जांपल होते हैं वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में ही देखने वाले हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जो एक तो मेन वर्ब हो गया कि मैं भाग रहा हूँ। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्चुअल एक्टिविटी नहीं बता रहे हैं कि कुछ क्या हो रहा है, वो इंग्लिश में उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हैव हो गया या विल हो गया, इनको बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक मतलब वो सेंटेंस में एक नया मतलब ऐड कर देते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर आता है मोडल वर्ब। मोडल वर्ब मतलब हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ की जब चांस होता है कुछ होने का कि वो शायद कल चला जाए, या फिर शायद मैं पेपर क्लियर कर लूँ, या फिर पता नहीं शायद वो कल आएगा, या फिर ऐसा, या फिर कल बारिश हो सकती है। तो जब हम एक चांस की बात बताते हैं कि ऐसा शायद हो सकता है, हम पक्का नहीं जब नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में उन चीज़ों को बोलते हैं मोडल। मोडल मतलब आपको बिल्कुल श्योर नहीं हो आप उस बारे में कि कोई चीज़ हो सकती है। तो इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स में आता है कैन, मे, शैल, शुड, ठीक है। अब इन सारे वर्ब्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, आज तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। तो आप ये सारे टाइप्स ऑफ वर्ब्स देख लीजिए और बेसिकली समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? हमने बात कर ली है नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स की, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है। अब कई बार हम वर्ब के बारे में बताते हैं कि वर्ब कैसा है। जैसे हिंदी में मैं एग्जांपल दूं, तो अगर मैं बोलूं कि वो लड़का भाग रहा है, तो भागना जो है वो एक वर्ब हो गया, एक एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो लड़का बहुत तेज़ भाग रहा है, तो अब वो मैं बता रहा हूं कि वो कैसे भाग रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा है। तो बहुत तेज़ जो है वो एक वर्ब के बारे में मैं और डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वर्ब के बारे में जब और डिटेल दी जाती है, उन वर्ड्स को बोला जाता है एडवर्ब्स, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को या बाकी एडवर्ब्स को, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सैंग ब्यूटिफुली एट द संगीत। अब बात कर रहे हैं कि उसने बहुत ही सुंदर से तरीके से गाया था संगीत, जो फंक्शन था उसमें। तो एक तो है कि उसने उसने गाया था संगीत में, तो गाया था तो वर्ब हो गया, मतलब उसने कोई एक्टिविटी करी। लेकिन हम बता रहे हैं कि उस एक्टिविटी के बारे में कि उसने बहुत ही सुंदर तरीके से गाया था। तो सुंदर तरीके से जब बात होती है तो ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये कैसे गाया था उसके बारे में बता रहे हैं और डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। ही ड्रोव द ऑटो रिक्शा केयरफुली थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स। वर्ब यहाँ पे हमारा क्या है? ड्रोव, मतलब उसने ऑटो रिक्शा चलाया। कैसे चलाया और डिटेल बता रहे हैं हम कि कैसे चलाया। केयरफुली चलाया। केयरफुली जो है एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि वो ड्रोव के बारे में और डिटेल दे रहा है, किसी वर्ब के बारे में और डिटेल दे रहा है। नेक्स्ट है वी विल विजिट द टेम्पल टुमारो। अब एडवर्ब जो है वो
टाइम के बारे में भी बात कर सकता है कि कोई एक्टिविटी कब होगी, तब भी वो एक एडवर्ब बन जाएगा। तो बात हो रही है कि हम विजिट करेंगे टेम्पल को, तो विजिट जो है वर्ब हो गया, एक एक्टिविटी हुई, लेकिन कब विजिट करेंगे उससे टाइम क्या रिलेटेड है, तो बोल रहा है टुमारो। तो टुमारो एडवर्ब बन जाएगा क्योंकि वो बता रहा है कि हम वो एक्टिविटी कब होने वाली है। ठीक है। द मॉनसून रेन्स अराइव्ड लेट दिस ईयर। जो मॉनसून की बारिश थी इस साल लेट आई, देरी से आई। ठीक है। तो अराइव्ड यहाँ पे हमारा वर्ब है, अराइव मतलब आना, लेकिन उसमें अगेन टाइम की बात हो रही है कि वो देर से आए। तो और डिटेल बता रहे हैं उस एक्टिविटी के बारे में। लेट जो है हमारा एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शी ऑलवेज ऑफर्स प्रेयर्स इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में वो रोज़ प्रेयर करती है। तो अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ऑफर। ऑफर करना मतलब प्रेयर करना, एक एक्टिविटी है। ऑफर वर्ब है। अब उसके बारे में एक टाइम की बात हो रही है कि वो कब कब ऑफर करती है, ऑलवेज मतलब रोज़ सुबह करती है। तो जब आप एक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हो कि वो चीज़ रोज़ हो रही है, हमेशा हो रही है, तो इंग्लिश में जैसे होता है ऑलवेज मतलब हमेशा, तो ये भी इस वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। दी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आउटसाइड। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान देना कि वर्ब क्या है, प्ले करना। आर प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। अब वो उसकी लोकेशन भी अगर बता रहे हैं ना कि कहाँ खेल रहे हैं, कि वो एक्टिविटी कहाँ हो रही है, तो एक्टिविटी कहाँ हो रही है वो वर्ड जो बताएगा वो भी एडवर्ब होगा। तो वो एक्टिविटी कहाँ हो रही है, बाहर खेल रहे हैं, तो इसीलिए आउटसाइड भी यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। अगर ये नाउन की जगह के लिए यूज़ किया गया था कि कोई चीज़ बाहर रखी है, तो यहाँ पे आउटसाइड प्रपोजिशन का काम करता है, एडवर्ब का काम नहीं करता। लेट्स गो अपस्टेयर्स टू द टेरेस, मतलब चलो ऊपर छत पे चलते हैं। तो उसने बोला लेट्स गो, तो गो वर्ब हो गया हमारा यहाँ पे। अब वो बोल रहे हैं कहाँ जाना है, लेकिन अपस्टेयर्स मतलब ऊपर जाना है, छत पे जाना है। तो अगेन और डिटेल बता रहा है, लोकेशन दे रहा है, इसलिए अपस्टेयर्स यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ये मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर सकते हो कि किसी भी एक्टिविटी, ठीक है, जो कि होती है वर्ब, उसके बारे में अगर उसका टाइम कोई बता रहा है कि वो एक्टिविटी कब होने वाली है, या वो ठीक है हिंदी में भी लिख देता हूँ कि वो एक्टिविटी कब होगी, या फिर लोकेशन कि कहाँ होगी। ठीक है, कोई एक्टिविटी कब होगी और कहाँ होगी, ये दोनों चीज़ें भी अगर कोई वर्ड्स बता रहे हैं तो वो वर्ड्स आपके एडवर्ब बन जाएंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में तो हमारी एडवर्ब की पूरी एक क्लास है, उसमें हम आराम से एडवर्ब्स को पूरा समझेंगे। अब एडवर्ब के भी टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स आप जान के क्या है, ये एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा कि टाइप ऑफ एडवर्ब क्या है, लेकिन आपको ना समझने में और याद करने में आसान हो जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब कि कोई चीज़ कैसी है, तो कोई एक्टिविटी के बारे में वो जब बता रहा होगा ना कि वो कैसी एक्टिविटी है, कि मतलब कैसी हो रही है, क्विक हो रही है, स्लो हो रही है, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। अब जैसे मैंने बोला टाइम, कि अगर वो बता रहे हैं कि वो कब एक्टिविटी हो रही है, रोज़ हो रही है, कभी कभी हो रही है, ठीक है, तो जब टाइम के बारे में बात होती है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जैसे कि येस्टरडे मतलब कल हुआ था, नाउ मतलब अभी कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैंने लोकेशन जैसे बताया कि कहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है, वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा। डिस्क्राइब्स वेयर, जैसे हेयर, हेयर या देयर, जैसे यहाँ या वहाँ या किसी और जगह की भी अगर बात हो सकती है, तो लोकेशन अगर आपको पता चल रही है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री, हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि बहुत गर्मी है, ठीक है, तो जब जैसे हम बोल रहे हैं कि गर्मी है, फिर मैंने बोला बहुत गर्मी है, तो बहुत एक मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो क्वांटिटी अगर ज़्यादा या कम की बात अगर हो रही है तो वो एक डिग्री में आएगा। जैसे कि इंग्लिश में होता है वेरी या क्वाइट। चलिए, तो एडवर्ब्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से प्रेपोजिशंस पे।
अब हमारा बचता है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, फिर ये क्लास ओवर हो जाएगी। प्रेपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में। प्रेपोजिशन क्या है? रिलेशनशिप बताते हैं नाउन या प्रोनाउन में और बाकी वर्ड्स में। अब इस डेफिनेशन से तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन प्रेपोजिशन जनरली क्या करते हैं कि जनरली कोई चीज़ जो है, जो नाउन है या प्रोनाउन है, वो कहाँ रखा है, कैसे रखा है, अगर इन चीज़ों के बारे में बात होती है तो वो प्रेपोजिशन होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि ये पेंसिल बॉक्स टेबल के ऊपर रखा है, या फिर गाड़ी बाहर खड़ी है, या फिर जो कैट है वो टेबल के नीचे सो रही है। ठीक है, तो कोई चीज़ जो जगह बता रही है किसी चीज़ की, कोई किसी के मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, कोई किसी के साइड में खड़ा है, कोई किसी के पास खड़ा है, दूर खड़ा है, तो आसपास जो चीज़ें, मतलब एक लोकेशन या स्पेस की जो बात होती है, वहाँ पे प्रपोजिशंस काम आते हैं। एग्जाम्पल, द टेम्पल इज ऑन द हिल, जो मंदिर है वो पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, तो एक स्पेस, एक लोकेशन बता रहे कि मंदिर कहाँ पे है, पहाड़ी के ऊपर है, तो ऑन हमारा प्रपोजिशन हो गया। मार्केट इज नियर द रिवर, जो बाजार है वो नदी के पास है, तो अगेन एक स्पेस की बात हो रही है, एक जगह की बात हो रही है कि बाजार नदी के पास है, तो नियर प्रपोजिशन हो गया। वी लिव इन अ स्मॉल विलेज, मतलब हम एक छोटे गांव में रहते हैं, तो अगेन वो बता रहे हैं कि हम गांव के अंदर रहते हैं, तो इन प्रपोजिशन हो गया। द बुक्स आर इनसाइड द कबर्ड, मतलब जो बुक्स हैं वो कबर्ड के अंदर रखी हैं, तो अगेन लोकेशन की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है कि किताबें कहाँ रखी हैं, कबर्ड के अंदर, तो इनसाइड भी प्रपोजिशन हो गया। दी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अंडर द बैनियन ट्री, जो बच्चे हैं वो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, तो अगेन एक स्पेस, लोकेशन, जगह की बात हो रही है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बैनियन ट्री के नीचे खेल रहे हैं। ठीक है, तो अंडर भी प्रपोजिशन हो गया। द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, जो ट्रेन है वो स्टेशन पे आकर रुकी, तो अगेन वहाँ पे भी एक स्पेस, एक जगह की बात हो रही है, ट्रेन कहाँ पे आके रुकी, स्टेशन पे आके रुकी, तो एट यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया। शॉप इज लोकेटेड बिटवीन द बैंक एंड द स्कूल, जो दुकान है वो बैंक और स्कूल के बीच में है, अगेन यहाँ पे भी एक जगह, लोकेशन की बात हो रही है, तो बिटवीन भी यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि प्रेपोजिशंस किस टाइप के वर्ड्स में को बोला जाता है। प्रेपोजिशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइम के प्रेपोजिशन होते हैं कि कब कब कोई नाउन या कोई चीज़ हो रही है। प्लेस मतलब कहाँ पे है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कोई चीज़ कहाँ से, मतलब कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। ठीक है, तो आने जाने वाली चीज़ों को प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया। या एजेंट या इंस्ट्रूमेंट मतलब वो चीज़ कैसे हो रही है, बाय या विद। ठीक है, तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया यहाँ पे। प्रेपोजिशंस वाली जो हमारी क्लास करेंगे उसमें हम डिटेल में समझेंगे एक एक टाइप ऑफ प्रेपोजिशन को, काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेंगे, तो आपको हर टाइप ऑफ प्रेपोजिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शंस क्या है, हिंदी में जैसे बोलते हैं कि मुझे आम और केला खाना है, तो मैंने जब दो चीज़ों को जोड़ के बोल दिया कि मुझे ये और ये चीज़ करनी है या खानी है, तो वो मैंने और जो बोला वो प्रपोजिट कंजंक्शन का काम करता है यहाँ पे। या फिर मैं बोलूँ कि या तो मैं खेलने चले जाऊँगा या मैं पढ़ाई कर लूँगा। ठीक है, तो जब मैं दो ऑप्शंस दे रहा हूँ कि या तो मैं ये कर लूँ या मैं वो कर लूँ, तो ये भी इंग्लिश में कंजंक्शंस बनते हैं, जिसको आइदर और की तरह लिखा जाता है इंग्लिश में। फिर या तो जैसे मान लीजिए दो पेन रखे हैं, ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, मैं आपको बोलूँ कि तुम या तो या ब्लू पेन ले लो या फिर तुम या तो ब्लू पेन ले लो या रेड पेन ले लो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू टेक द ब्लू पेन और द रेड पेन। ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, या तो ये ले लो या ये वो ले लो, तो ये भी और भी कंजंक्शन होता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो एंड, बट, और, बिकॉज, इफ, अलग अलग टाइप के कंजंक्शंस होते हैं जिनका अलग अलग यूजेज रहता है।
आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मुझे सेब और संतरे पसंद है। तो एंड जो है दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए कंजंक्शन हो गया। आई वेंट टू द स्टोर बट आई फॉरगॉट माई वॉलेट, मैं बाज़ार गया, मैं दुकान पे गया, लेकिन मैं अपना पर्स ले जाना भूल गया। तो ये इन दोनों चीज़ों को जोड़ रहा है कि मैं बाज़ार गया लेकिन मैं अपना पर्स ले जाना भूल गया। दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए बट भी यहाँ पे कंजंक्शन होता है। फिर है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। वी स्टेड इनसाइड, हम घर के अंदर रहे। तब बिकॉज क्या कर रहा है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ के एक मतलब बना रहा है कि बारिश भी हो रही थी और हम घर में भी रहे थे, लेकिन हमने एक बिकॉज से एक रीज़न दे दिया कि क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हम घर में रहे थे। तो बिकॉज यहाँ पे हमारा कंजंक्शन बन जाएगा। फिर है आइदर यू गो टू द पार्टी और यू स्टे एट होम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला हिंदी में, या तो तुम पार्टी में जा सकते हो या तुम घर पे रुक जाओ। तो जब आप दो ऑप्शन देते हो तो इंग्लिश में बोलते हैं आइदर या और, कि या तो तुम ये काम कर लो या फिर तुम ये काम कर लो। तो ये बनते हैं आइदर और ये दोनों मिला के एक कंजंक्शन बनता है आइदर और का। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कंजंक्शंस के। अगेन अगर मैं ऐसी क्लास में डिटेल में चले जाऊंगा तो कंजंक्शंस की क्लास में क्या करेंगे, तो कंजंक्शंस की क्लास में हम इनके बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कितने कितने टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। देखिए अब यहाँ पे मैं ऐसे आपको समझाऊंगा तो आपको कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एग्जांपल्स के साथ ही ये चीज़ समझनी बेस्ट होती है। बट ये 3 टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सबसे आसान होता है। जब भी आप बहुत खुश होते हैं, आप इमोशनल होते हैं, आप बोलते हैं ये yippee, या फिर आपको दर्द हो रहा है तो बोलते हैं आउच। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो इमोशन दिखाते हैं, इंग्लिश में उनको इंटरजेक्शन बोला जाता है। जैसे कि वाओ, आउच, हुर्रे, यक। वाओ, आउच, हुर्रे। ठीक है, वाओ मतलब बहुत खुश होना, आउच मतलब दर्द होना, हुर्रे भी अगेन खुश होना। यक मतलब कोई चीज़ बहुत आपको टेस्टी नहीं लगी, बहुत ख़राब लगी बल्कि टेस्ट में, उसको बोलोगे यक। मतलब कि मतलब आप बोल रहे हो क्या चीज़ है ये, हिंदी में भी बोलते हैं ना क्या कर रहे हो ये। तो मतलब आप को इग्नोर करना चाह रहे हो, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। गुडनेस मतलब आप सरप्राइज हो जाते हो, तब आप यूज़ करते हो इंग्लिश में गुडनेस। ये और ईपी अगेन बहुत बार हम लोग जनरली भी यूज़ कर लेते हैं, ये और ईपी खुश होने के लिए यूज़ करते हैं। तो इंटरजेक्शन सबसे इजी है, फिर भी लेकिन इंटरजेक्शंस पे भी एक पूरी क्लास है। हम लोग इंटरजेक्शंस को काफ़ी सारे एग्जाम्पल से और प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको अलग अलग टाइप्स के इंटरजेक्शन समझ आ जाए, उनका अलग अलग यूजेज समझ आ जाए। चलिए, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर कर लिए हैं। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं और क्विकली इनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल लेते हैं जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है द हैप्पी चाइल्ड रैन क्विकली टू द बिग पार्क। अब ये इस टाइप की एक्टिविटी एक्चुअली आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने, अगर आपको वोकेबलरी भी बिल्ड करनी है और ग्रामर भी साथ में बिल्ड करना है, तो ये एक्टिविटी बिल्कुल परफेक्ट है। कोई सा भी आप सेंटेंस उठा लीजिए इंग्लिश का और उसके हर वर्ड को तोड़ तोड़ के अलग पार्ट ऑफ स्पीच में देखिए कि ये नाउन है कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और अगर आपके कहीं पे कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है तो जब तक कोर्स चल रहा है तब तक तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये वाला वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। ठीक है, और मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस टाइप ऑफ एक्टिविटी से बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सब चीज़ों को समझना। तो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें जब पार्ट ऑफ स्पीच में निकालना होता है, हम शुरू से एकदम स्टार्टिंग करेंगे। तो पहला हमने सबसे देखा था नाउन। सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें नाउन्स। तो नाउन्स यहाँ पे दो हैं, चाइल्ड क्योंकि एक बच्चा है, और एक पार्क एक जगह है, एक चीज़ है। ठीक है, तो ये हमें दो मिल गए नाउन। नाउन ढूंढने के बाद हम ढूंढेंगे एडजेक्टिव, कि उस नाउन के बारे में कोई कुछ बोल रहा है क्या, कोई और डिटेल दे रहा है क्या नाउन